तो गुजरात का रण अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि आज मतदाता ईवीएम में बंद कर देंगे पहले चरण की 89 सीटों के लिए और तमाम नेताओं की किस्मत। 977 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। सीएम विजय रूपाणी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, अपनी पत्नी संग वोट डालकर वो लोगों से अपील करते हुए नजर आए कि वो आए मतदान केंद्रों तक और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। साथ ही भगवान की शरण में भी रूपाणी पहुंचे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का गुस्सा यहां पर लोगों में देखने को मिला है, कहा जा रहा है कि भाई जब तक मोदी थे तमाम गुस्सा, तमाम नाराजगी, जो पब्लिक रिलेशन रहते थे उनके, वो बहुत अच्छे रहते थे। लेकिन आनंदीबेन पटेल आई, उनको बदलकर विजय रूपाणी को लाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों नेता वो करिश्मा, वो कनेक्ट लोगों से जोड़ने में कामयाब नहीं रहे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता था। और इसीलिए यहाँ पर थोड़ी से जिटरी जो हैं विजय रूपाणी भी हो सकते हैं। राजकोट पश्चिम वो सीट है जहां से गुजरात के मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में हैं और जीतूभाई वाघाणी भावनगर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही सीट बेहद अहमियत रखती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यहां पर चाहे पीएम मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो, खूब ताकत इन्होंने झोंकी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए। गुजरात की रण की हम बात कर रहे हैं, सौराष्ट्र कच्छ के साथ साथ दक्षिण गुजरात की सीटों की बात कर रहे हैं। पिछली बार की अगर देखें, इन 89 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 63 सीटें और कांग्रेस के खाते में गई थी 22 सीटें। यानी कि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में कामयाबी पाने में सफल हुई थी। और कहा यह जाता है कि अगर गुजरात पर आपको राज करना है तो सौराष्ट्र कच्छ के इलाके को जीतना खासी अहमियत रखता है। 54 सीटें हैं सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में। चलिए, हमारे तमाम रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं कि आखिर किन मुद्दों पर वोटर जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं भावनगर से, हमारे साथ वलसाड़ से हमारे सहयोगी सुभाष के हैं और पंकज मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज, किस तरह का उत्साह आपको पोलिंग बूथ पर नजर आ रहा है? किस इलाके में इस वक्त आप मौजूद हैं और आसपास के पोलिंग बूथ में आप घूमने गए होंगे, देखा होगा, क्या कुछ ओवरऑल रिपोर्ट आपके एरिया से है? जी बिल्कुल, फिलहाल मैं सूरत के वर्छावा इलाके में हूँ और यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सवेरे से ही जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने अपने वोट जो है वो डाल दिए हैं। और हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं वो भी मौजूद है। इस अब तक तो यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है, इस बार क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं आप? 2015 से जब पाटीदार आरक्षण की बात हो रही थी, ये सब पाटीदार विस्तार है। यहाँ से 23 पार्षद कांग्रेस के चुने गए हैं। इस बार 4 सीट पे इफेक्ट कर रहे हैं पाटीदार वोटर्स और चारों 4 सीट हम लोग कांग्रेस पार्टी जीत रहे हैं। लेकिन आपको लोग जो वोट देंगे वो क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कौन सा काम नहीं हुआ है जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं? देखिए, 22 ईयर्स से भाजपा की सरकार है। जिस पाटीदार ने भाजपा को सपोर्ट किया 22 ईयर्स, उसी लोग पे दमन किया सबने, भाजपा सरकार ने। इसीलिए से ठाकुर सेना, पाटीदार समाज और दलित समाज, सभी वर्ग के लोग नाराज है और जीएसटी और नोटबंदी के बाद और नाराज है। और 2 साल से हम लोग पार्षद बने, तब से विस्तार के इतने काम किए हैं, सभी लोग हमको काम से पहचानते हैं। ये सब देख रहे हैं, मेरे विस्तार के लोग हैं, एक ही लोगों से जान लेते हैं कि वो नाराज है कि नहीं। आप लोग नाराज है क्या यहाँ से? हाँ, जीएसटी यहाँ हमारे विस्तार में कोई भी काम हो नहीं रहा है। क्या होगा आप लोगों का वोट डालने के लिए? किस मुद्दे पर वोट किया? जीएसटी और काम की वजह से। जो पिछली सरकार थी उसने कुछ काम नहीं किया। पंकज, लोगों की राय भी हम सुन रहे हैं किस तरीके से जीएसटी और नोटबंदी बड़े मुद्दे बन रहे हैं। लेकिन राजकोट पश्चिम, जहां से गुजरात के मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में हैं, वो अपने परिवार के साथ वहां पर वोट डालने पहुंचे। हमारे संवाददाता पूरा पटेल ने उनसे बातचीत की। ऋषभ और राधिका, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे थे। हमारे साथ उनके बेटे और बेटी है, उनसे बात करते हैं। ऋषभ, क्या अपील होगी? मैं गुजरात के हालांकि मैं युवा हूं, इसलिए मैं गुजरात के सारे युवाओं को अपील करता हूं कि चलिए हम साथ में मिलकर मतदान करते हैं, गुजरात के लिए और भारत के लिए अपना मत डालिए। इस बार नौजवान वोटरों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है। भारत एक ऐसा इकलौता देश है विश्व में कि जहाँ पे 65% युवाधन है। इसलिए युवाओं का देखिए, हमारे संविधान में हमें ये अधिकार दिए गए हैं, तो ये हमारी फ़र्ज़ भी है कि हमें सबको मिलकर मतदान करना चाहिए। और ना कि सिर्फ युवाओं को, मैं गुजरात के सारे मतदारों को अपील करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 70% मतदान हुआ इस बार, इसलिए गुजरात में हम 80% क्रॉस करना चाहते हैं मतदान में। और सभी से मेरी ये अपील रहेगी कि 10 बजे से पहले आप आइए और मतदान करिए।
राधिका, ये बताइए कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान इस बार माना जाता है वोटिंग को के लेकर। हर सभी पार्टी की नज़र रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं वोट करें। आपका क्या सोच है? बस हमारी यही सोच है कि जिस देश के विदेश मंत्री, जिस देश के सुरक्षा मंत्री अगर महिलाएं हैं तो उस देश में महिला ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, लोकशाही के पर्व को समृद्ध बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करे। यही मेरी एक अपील है लोगों से। बिल्कुल, देखिए पूरे परिवार ने एक अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, क्योंकि लोकशाही का बहुत बड़ा पर्व है। ये मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की धर्मपत्नी है, वो भी यहाँ पर मतदान के लिए पहुंची थी। विजय रूपाणी के साथ पूरे परिवार ने आज राजकोट में एक साथ मतदान किया। राजकोट से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। चलिए, तो यहाँ पर सीएम रूपाणी के बेटे ऋषभ कह रहे हैं कि भाई तमाम युवा जो हैं वो बाहर निकलें, युवा शक्ति जो है वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल करे। और हिमाचल में 70% अगर वोटिंग होती है तो गुजरात तो सबसे अग्रणी रहता है, तो गुजरात को 80 का आंकड़ा 80% वोटिंग का पार करना है। तो क्या वाकई में गुजरात के युवा घर से बाहर निकले हैं और कितनी बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ पर अभी तक लोगों का जुटना शुरू हुआ है? इस पर ग्राउंड जीरो से अपडेट ले लेते हैं। मेरे सहयोगी वलसाड़ से सुभाष शिर्के हैं, भावनगर से मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ टर्नआउट अभी दिख रहा है वोटर्स का? देखिए, अभी अगर हम देखें बहुत तेज़ हो गया है, काफ़ी लोग लाइन से भी हैं। हम लोग देख रहे थे अंदर, चूंकि कई सारी लाइनें अंदर की तरफ हैं, लेकिन ये पूरी अंदर लोग आना शुरू हो गए हैं, बाकायदा ग्रुप्स में आ रहे हैं। वो लोग ग्रुप्स में आके वोट कर रहे हैं। सुबह जल्दी करना चाहते हैं, इसीलिए काफ़ी लोग अंदर हैं। और ये तमाम जगह से जो आ रही हैं खबरें, उसमें यह है कि हर जगह काफ़ी बड़ी मात्रा में वोट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और वो लोग सुबह ही सुबह वोट कर देना चाहते हैं। वो तमाम, चाहे उनमें आप बुजुर्ग देखें, चाहे युवा देखें जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, या खुद जो लीडर्स हैं, वो भी तमाम लोग, क्योंकि उसके बाद वो अलग अलग हिस्सों में फैल। बिल्कुल, चुनाव आयोग भी कहता है पहले मतदान फिर जलपान। जो वोट है वो पड़ रहा है, हर कोई अपनी। जी धीरेन्द्र, आपके पास हम लौटेंगे। भावनगर खासी अहमियत रखता है क्योंकि जीतूभाई वाघाणी हो, पुरुषोत्तम सोलंकी हो, ये बड़े बड़े नेता यहीं से चुनावी मैदान में है। उर्मिलेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप की आपने यहां पर बात की। नरेंद्र मोदी के जाने के बाद चाहे वो विजय रूपाणी हो, आनंदीबेन पटेल हो, नितिन पटेल हो, उनमें वो दमखम नजर नहीं आया गुजरात की जनता को। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी दूसरी तरफ ऐसे नेता सामने नहीं रख पाई जिनके ऊपर कोई विश्वास कर सके। अर्जुन मोढवाडिया, शक्ति सिंह गोहिल के नाम पर आज तक चुनाव लड़ते आए थे, इस चुनाव में उनका चेहरा भी आगे नहीं किया। देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है कि गुजरात में एक जमाना था जब माधव सिंह सोलंकी जैसे नेता, जो इतना बड़ा सामाजिक गठबंधन तैयार करके कांग्रेस को विजय की तरफ ले गए, और रिकॉर्ड तो वैसी विजय आज तक नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात में हासिल नहीं कर सके, जो एक समय खाप के ज़माने में कांग्रेस ने पाया था, लेकिन खाम के ज़माने में। लेकिन मैं जो आज के संदर्भ में आप जो बात कर रहे हैं, आज जो मतदान जहां हो रहा है, देखिए वहां एक बड़ा फैक्टर पाटीदार हैं। और हार्दिक पटेल अपनी रैलियों में लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2015 में आंदोलन पर जिस तरह से दमन हुआ, 13 लोग मारे गए पाटीदार समाज के, 13 लोग। इसके अलावा बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, अनेक घरों पर छापेमारी की। मुझे लगता है कि लोगों के सामूहिक याददाश्त में, सामूहिक स्मृति में वो बार बार इस बात को घुसाना चाहते हैं कि ये सरकार दमन की है हमारे ऊपर। और पाटीदारों में एक बड़ा चूंकि आधार बीजेपी का रहा है, उस जमाने में भी जब कांग्रेस के पास दलित, आदिवासी, ओबीसी सब में बहुत अच्छा बेस था, पाटीदारों के बल पर और व्यवसायी समाज के बल पर बीजेपी आगे आई थी। मुझे लगता है कि पाटीदारों में अगर विभाजन हार्दिक पटेल ने करा लिया आज के मतदान क्षेत्रों में, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है इस चुनाव में। क्योंकि जो आदिवासी का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उन क्षेत्रों में घूम चुका हूं, इस चुनाव में नहीं पहले। देखिए, आदिवासी क्षेत्र जो गुजरात के हैं वो कमोबेश कांग्रेस का वहां प्रभाव ज्यादा है। जी जी। ये ठीक है कि दोनों, बीजेपी ने भी वनवासी कल्याण केंद्र के जरिए, हिंदू जागरण मंच के जरिए बहुत काम किया है। लेकिन इस बार जैसे बसावा एक बड़े नेता हैं, आप जानते हैं जेडीयू से, जो इस बार इंडियन ट्राइबल पार्टी बनाकर उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले में कोई बीजेपी का वहां कद्दावर नेता नहीं सामने आ पाता। पाटीदार जिनका वोटर शेयर जो है 15 से 18% की सीटों तक पहुंच जाता है, तो वहां पर देखना होगा कि उनका वोट स्विंग जो है कितना बड़ा अंतर डाल सकता है। विजय रूपाणी क्या कुछ कह रहे हैं गुजरात के सीएम अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद? सुनते हैं। मेरे लिए आचार संहिता है, यहाँ नहीं बोल सकता हूँ। चुनाव में कितना बात कर रहे थे, चुनौती लगती है? कोई चुनौती नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। पिछली बार और इस बार के चुनाव में क्या फर्क लगता है आपको? अब प्रधानमंत्री मोदी जी है, पिछली बार चुनाव में मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री है, ये सबसे बड़ा फर्क है। प्रथम चरणનો માહોલ ખૂબ સારો છે।
ખૂબ ઉત્સાહ છે અને એક જેને કહીએ કે મોટા પ્રમાણમાં ભારે મતદાન થશે એવી મારી ધારણા आज देखिए मैं आज पॉलिटिकल कोई बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आज 9 तारीख वोटिंग है, यहाँ आचार संहिता है, दूसरे पेज में मैं बोल सकता हूँ। मुद्दों की बात कर रहे हैं रूपानी जी। मुद्दे भी नहीं हो सकता है, विकास की वजह आपको लगता है कोई पॉलिटिकल मैं जवाब नहीं दूंगा। आज मैं कोई पॉलिटिकल जवाब नहीं दूंगा, मैं आज कोई जवाब पॉलिटिकल नहीं दूंगा। चलिए, तो यहाँ पर विजय रूपानी जो हैं वो आचार संहिता का पूरा पालन करते हुए किसी भी तरह के राजनीतिक बयान से वो बच रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है। टी.आर. रामचंद्रन जी, अगर यहाँ पर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की बात करें हम, क्या कांग्रेस थोड़ा देर कर देती है इन कैश करने में चीजों को? यूपी में पहले यूपी बेहाल थी, फिर यूपी के लड़कों का साथ पसंद था, हार्दिक का हाथ थामते थामते भी देर कर दी। जो तमाम चुनावी मुद्दों को लेकर, जीएसटी, नोटबंदी को लेकर जिस तरह का एग्रेशन बनाने की जरूरत थी वो बनाया, लेकिन बहुत देर से बनाया, तो वो देरी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ी दिक्कत का सबब हो सकती है। देखिए, मेरे ख्याल में कांग्रेस की टाइमिंग जो आजकल नज़र आ रहा है वो बिल्कुल उनके साथ नहीं दे रहा। दूसरी बात ये है कि जो अग्रेसिव लीडर पुराने ज़माने में होते थे उनके पास, ऐसे कोई अग्रेसिव सा लीडर उभर के आया नहीं। वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को आप ज़रूर आगे करिए, बट अभी तक जो नतीजे निकले हैं कांग्रेस के वो बड़े डिसअपॉइंटिंग हैं, बल्कि उनका डाउनस्लाइड अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो आखिरकार अगर वो अब प्रेसिडेंट बनेंगे, क्या उसमें कुछ चेंज होगा कि नहीं? अब वोट परसेंटेज जो बाद में पता चलेगा 18 तारीख के बाद, वहाँ से मेरे ख्याल में कुछ अंदाजन या कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट फिलहाल स्थिति कांग्रेस के लिए कोई इतना अच्छा है नहीं। जो थोड़ी बहुत उन्होंने बनाई थी एक चैलेंज, और वो तो मेरे ख्याल में मणिशंकर अय्यर साहब ने बिल्कुल सफाया कर दिया। लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी भी हैं जहां पर जीत और हार का मार्जिन जो 2012 का था वो आपको बता दें कि सिर्फ 15,000 वोटों तक ही सीमित रह गया था। तो क्या वो सीटें भी एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर सकती हैं? और जैसा कि जिक्र यहाँ पर रामचंद्र जी ने राहुल गांधी का किया है, तो राहुल गांधी क्या वोटर भी ले जा सकेंगे, अपनी जो भीड़ है उसको वोटिंग में भी तब्दील कर सकेंगे? पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है गुजरात में, और राजकोट पश्चिम से खुद मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में हैं। अपने परिवार के साथ जब वोट डालने पहुंचे पूरब पटेल, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। राजकोट में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी खुद अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालकर आए हैं। हमारे साथ मौजूद है मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। सर, ये बताइए, पूरे परिवार के साथ वोट डालने गए आप? हम सब लोगों ने वोट डाल दिया है। सुबह से इतनी भारी लाइनें पहले कभी नहीं देखी थी, इतना उत्साह है और वोटर सब वोट डाल रहे हैं। आपके माध्यम से मैं फर्स्ट फेज के सभी वोटर्स को अपील करता हूं कि लोकशाही, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दें और अपना वोट का इस्तेमाल करें। सर, क्या आपको उम्मीद है? इस बार तो हमने देखा कि पूरे इलाकों में बहुत भारी मात्रा में लाइन है, कतारें हैं। दूसरे चरण में भी इसी तरह का मतदान होगा? इससे बढ़ेगा, क्योंकि ये वायुमंडल और रंग को लाल करेंगे। सर, ये बताइए कि पिछले दिनों में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए हुआ है, मैं यहाँ फर्स्ट पेज में हूँ, इसलिए पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात का अच्छा होगा और गुजरात के लोगों का मिजाज बन गया है। आखिरी सवाल सर, दूसरे चरण में किस तरह का प्रचार प्रसार रहेगा? बहुत ही जबरदस्त प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। अभी मैं कल बनासकाठा और बड़ौदा क्षेत्र में था। बहुत बनासकाठा में तो इतनी बड़ी सभा थी प्रधानमंत्री की, तो वहाँ भी तेजी से हो रहा है और अच्छा वायुमंडल है। सर, हमने बहुत ही बड़ा एक पोल निकाला था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 131 से 141 सीटें दी थी। क्या आपको उम्मीद है? मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा मिलेगी। जी बिल्कुल, ये थे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जिन्होंने आश्वासन दिलाया है कि आज लोग भारी मात्रा में मतदान कर रहे हैं। दूसरे चरण में भी इसी तरह का मतदान होगा और प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उसको कहीं ना कहीं से गुजरात में फ़ायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। राजकोट से हितल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन। एनके सिंह जी, जितना आश्वस्त यहाँ पर पीएम अपने बयान में नजर आ रहे हैं, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज भी उतनी आश्वस्त नजर आ रही थी आपको?
नहीं, मुझे तो लगता है कि रूपानी जी खुद अपने यहाँ ही बुरी स्थिति में हैं और ये रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वो जो एरिया है जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये खड़े हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और व्यापारिक एरिया है और वहाँ पे इनको बहुत बड़ा चैलेंज मिल रहा है, शायद जितना मुश्किल होगा। ऐसे में उनका बॉडी लैंग्वेज तो कोई साइंस नहीं है, मैं नहीं समझ पाता, उसको नहीं जाऊँगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये मैसेज पूरे गुजरात में है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उससे लोगों की नाराज़गी है। कपास के किसानों को है, जनरल किसानों को है, कपास का मूल्य नहीं बढ़ाया, उसका ऑफटेक गवर्नमेंट परचेज सेंटर में नहीं हुआ, इसको लेकर नाराज़गी है। और जो 50,000 MSMEs बंद हुए हैं 2009 के बाद 2014 तक आते आते, उसकी नाराज़गी भी है। और उसने करीब 7 लाख लड़के उसमें बेरोजगार हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज एक बड़ा डिस्कोर्स बदलने जा रहा है इस गुजरात चुनाव से, वो ये है कि ये जो बढ़ता हुआ हिंदू कंसोलिडेशन आप देख रही हैं, इसकी वजह से आज कांग्रेस को भी मंदिर मंदिर जाना पड़ा है। चलिए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं भरूच से, सूरत से और राजकोट से किस तरह से लोग यहां पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। इस बार के चुनाव में वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है और दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ का इलाका यहां पर वोटिंग कर रहा है। कच्छ और सौराष्ट्र के 12 जिलों में वोटिंग हो रही है, जबकि दक्षिण गुजरात के 7 जिलों में यहां पर वोटिंग हो रही है। 182 जो सीटें हैं, इनमें से करीब 50% सीटों पर आज पहले चरण में मतदान पूरा हो जाए। बिल्कुल, और यहाँ पर युवा वोटर जो है, गुजरात के चुनाव में युवा वोटर जो है उसकी तादाद बहुत ज्यादा है और वो भी जो जीत का अंतर है उसमें अपनी बड़ी भागीदारी, बड़ी भूमिका जो है निभाने वाला है। और हमारे साथ हमारा पूरा वरिष्ठ पैनल मौजूद है, हमारे रिपोर्टर्स जो हैं ग्राउंड जीरो से हम अपडेट दे रहे हैं किस तरह का उत्साह दिख रहा है। और जैसा कि तमाम नेता अपील कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा है कि लोकतंत्र में मतदाताओं की भागीदारी उसकी आत्मा होती है, तो उन्होंने भी लोगों से अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्वीट कर अपील कर चुके हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं और न्यूज़ नेशन भी लगातार अपने दर्शकों से कह रहा है कि आप भी गुजरात में अगर आपका वोट है तो आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। राजकोट में भी वोटर्स के अंदर मतदान को लेकर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, ये दिखाते हैं तस्वीरें। गुजरात में आज पहले चरण का मतदान है। सौराष्ट्र और पूरे दक्षिण गुजरात में आज पहले चरण का मतदान होगा। इस वक्त हम राजकोट में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि बड़ी लंबी कतारें लगी हुई है। सवेरे से ही जो लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, नौजवान है, सब लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। चाचा, आप बताइए कि कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस आधार पर आप वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पर, राजकोट का विकास, पूरे गुजरात का विकास के लिए हम वोट कर रहे हैं, पूरे इंडिया के लिए, इंडिया के विकास के लिए हम वोट कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग मुद्दे हैं, लोगों के कह रहे हैं कि विकास के आधार पर वोट करेंगे। आप बताइए कि आप कौन से ऐसे मुद्दे होंगे आपके दिमाग में जिसके आधार पर, कैसा कैंडिडेट चाहिए, कैसा गुजरात चाहिए? नहीं, विजय रूपाणी हमारे मेंबर है, वो विकास पे पूरा ध्यान दे दे, युवा को के लिए पूरा ध्यान देंगे। देखिए, कुछ नौजवानों से भी बात करते हैं। शायद आप पहली बार वोट करने जा रही है इस बार? नहीं। दूसरी बार? तीसरी बार वोट करने। कौन से मुद्दे रहेंगे दिमाग में? विकास के। बिल्कुल, देखिए हम राजकोट में है तो जाहिर है विकास के मुद्दे के साथ लोग वोट करने जाएंगे। बड़ी लंबी लाइन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सवेरे से ही लोग वोट करने के लिए पहुँचे हैं। लोगों के मुद्दे अलग अलग है, लोगों के कैंडिडेट अलग अलग है, लेकिन फिर भी सवेरे से वो एक लोकशाही के बड़े पर्व में हिस्सा ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर वोट करने के लिए पहुँचे हैं। राजकोट से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। एनके सिंह साहब, सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तो वो लोगों को याद दिलाते हैं कि 22 साल पहले का गुजरात आप याद कीजिए, जब किसानों के पास खेती के लिए पानी नहीं था, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। आज नर्मदा का पानी हर जगह पर हमने पहुंचा दिया। लेकिन उसी सौराष्ट्र में जब हार्दिक पटेल आते हैं तो ये कहते हैं कि 54 में से 10 सीटें भी अगर बीजेपी को यहां मिल जाए तो मैं अपना आंदोलन वापस ले लूंगा। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कांग्रेस को कितनी मजबूत करता है? नहीं, बल्कि यूं कहिए कि यह कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो क्यों है। बहुत सीधी सी बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेवलपमेंट का एक नया ट्रेजेक्ट्री, एक नया रास्ता नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को दिया था। और उसमें यह था कि डायरेक्ट डिलीवरी बोर्ड इसको कहते हैं कि अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है तो सीधे स्टेट का यह पहला कर्तव्य होता है कि गरीबों के लिए वो डायरेक्ट डिलीवरी में जाए। तो मोदी ने वो साइकिल वाली योजना, उसके बाद उज्ज्वला, वहां पे अगर आप देखें तो सड़क और बिजली को लेके अद्भुत काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंचाई को लेके काम हुआ है, लेकिन 20 साल में एक्सपेक्टेशंस बदलते हैं और उस एक्सपेक्टेशन में मोदी के जाने के बाद जो नई रिजीम आई
उसने कुछ भी नहीं किया जिसको कहा जाए कि वो रिटेन कर पाए। नतीजा ये हुआ, और मोदी के मॉडल की एक खराबी थी कि जीडीपी में अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। वो पेट्रोकेमिकल की वजह से जो अंबानी को केजी बेसिन मिला था, वो इसलिए है कि रूपानी अडानी को आपने पहला देश का पोर्ट दे दिया। ये सारे फैक्टर्स से तो जीडीपी में तो बढ़ गया, लेकिन जो गरीब था, जो कि 1-2 हेक्टेयर का था, वो किसान कुछ भी नहीं कर पाया। अमीर और गरीब के बीच का अंतर जो है, क्या वो एक दिक्कत का, इसको जीनी कोएफिशिएंट कहते हैं। जीनी कोएफिशिएंट पे रिच पुअर डिवाइड, जो कि प्योर इकोनॉमिक टर्म है। पर सिंह साहब, आपको कारण क्या लगता है? क्योंकि युवाओं से कनेक्ट करने में मोदी बहुत आगे रहते हैं, लेकिन इस बार हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश युवाओं से बेहतर कनेक्ट कर पाए। हाँ, बिल्कुल सही है। ये तीनों जो आए हैं, ये हवा में नहीं आए हैं। इनके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी, फाइनेंशियल बैकअप कोई नहीं था। इसके बावजूद आज आप देखें, परसों की खबर है कि जबरदस्त भीड़ हार्दिक में जुटी थी, और वो रिस्पॉन्स मोदी जी के में नहीं था। चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, राहुल जी के पास ले जाऊंगी। राहुल जी, यूपी में भी लड़कों का साथ जो है खूब वोटरों की भीड़ जो है जुटा रहा था, लेकिन वोट में तब्दील नहीं कर सका था। हार्दिक, जिग्नेश, अल्पेश भीड़ तो जुटा रहे हैं, क्या ये भीड़ वोट में भी ट्रांसफर हो सकती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम सब चाहते हैं और जानना चाहते हैं। कोई भी उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, तो लेकिन इतना तो निश्चित है कि एक असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा ही। आखिर जो भीड़ अगर आ रही है तो ये ठीक है कि वो 100% वोट नहीं देगी, लेकिन कुछ तो हिस्सा उसका वोट देगा। अगर लोगों में उन लोगों को सुनने की, नए युवा नेताओं को सुनने की, उनको देखने की, उनको समझने की उतनी उत्सुकता है, तो उसका एक कारण है कि कहीं एक असंतोष है जिसको वो पकड़ रहे हैं, जिसको वो आवाज़ दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये पहले वाला, अब 2012 वाला चुनाव नहीं है। इसमें नए मुद्दे हैं, नए नेता हैं और नए फैक्टर्स हैं। उनका असर निश्चित रूप से होगा। नोटबंदी और जीएसटी में दक्षिण गुजरात, रामचंद्रन साहब, सूरत में डायमंड कारोबार और टेक्सटाइल का जो कारोबार है, सबसे ज्यादा व्यापारी वहां पर हैं। जीएसटी का जो असर वहां पर हुआ है, उसके कारण बड़े बड़े अपने शक्ति प्रदर्शन देखे पाटीदारों के। 178 चीजों पर से जीएसटी सरकार की तरफ से कम किया गया। इसका असर आप कितना देखते हैं? देखिए, ये बहुत ज़रूरी था कि वो करें ये कम, नहीं तो वहाँ पर उनकी हालत बीजेपी की बहुत ही ख़राब होती। मेरे ख्याल में एक बड़ा सिंगुलर मैसेज तो गया है कि जो लोग चाहते थे और जिस तरीके से स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस अफेक्ट हुई, जैसे एनके सिंह साहब ने, रामचंद्र जी, इसमें छोटी सी बात में और जोड़ना चाहूंगी कि राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया था जोर शोर से, जीएसटी कम होना चाहिए। व्यापारियों से मिलने के लिए गए थे पूरा का पूरा, लेकिन अरुण जेटली आते हैं एक मसीहा बनकर, वो एक पोर्ट्रे करते हैं कि देखिए 178 आपकी सारी मांगे मान ली हमने। तो मुद्दा उनका था, इनकैश ये कर जाएंगे क्या? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में कोई भी सरकार इस वक्त होती, सबसे पहली बात तो ये है, इन्होंने बड़ी जल्दी में जीएसटी इम्प्लीमेंट किया। जीएसटी जल्दी में इम्प्लीमेंट करने के लिए आप मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को एडवर्सली अफेक्ट किया। अब आप इलेक्शन के इतने नज़दीक हैं, अगर उनकी डिमांड्स नहीं मानोगे आप, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट आपने क्रिएट किया है वहाँ पर, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, तो आप कैसे इसको ठीक करेंगे? मेरे ख्याल में अगर ये नहीं करते, पर क्या राहुल ये प्रेशर बिल्डअप करने में, ये इनकैश करने में कामयाब होते हुए कहीं वो जिक्र नहीं करते, देखिए मैंने दबाव बनाया, मैंने आंदोलन छेड़ा, मैं आपके साथ खड़ा रहा और इसीलिए मैंने मजबूर किया? देखिए, मेरे ख्याल में आम जनता और इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, ओनर्स हैं, उनको बात बिल्कुल स्पष्ट समझ आती है। और गुजराती जो है वो श्रूड बिजनेसमैन भी है और पैसा कैसे बनाना है वो जानता है। उसको जो चीज़ हर्ट करेगी उस पर वो आंदोलन ज़रूर करेगा, और वो चीज़ हमको देखने में आई सूरत में। डायमंड इंडस्ट्री बड़ी बुरी तरह अफेक्ट हो गई थी वहाँ पर जीएसटी के लागू होने के बाद। और जैसे आपने खुद फरमाया कि 178 चीज़ों में उन्होंने जीएसटी के रेट्स कम किए, तब जाके वहाँ पर कुछ एक शांति आई। पर अभी भी दिक्कतें हैं जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में, ये चलते चलते ये आयन आउट होगा। बट हम ये नहीं कह सकते कि ये एन ब्लॉक वोटिंग इस बार सूरत से बीजेपी के तरफ जा रहा है। इसमें ज़रूर स्प्लिट होगा, और जितना स्प्लिट अंदाजन में लोग लगा रहे थे शायद उतना न हो, पर लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। गुजरात में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जीतू वाघानी से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं उनका क्या कहना है। सौराष्ट्र और कच्छ में आप पे बड़ी जिम्मेदारी, आपको लग रहा है क्या चैलेंज आपको? पूरे गुजरात में बड़ी जिम्मेदारी नहीं, आपके पास जिम्मेदारी, लेकिन सब मान रहे हैं कि सौराष्ट्र और कच्छ में इस बार बीजेपी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, ये आप बोल रहे हैं, ये कांग्रेस की भाषा है। मैं मानता हूँ कि गुजरात की और सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में साथ है, अमित भाई शाह का कुशल मार्गदर्शन है, विजय भाई और नितिन भाई का नेतृत्व हमारे
केशुभाई मुख्यमंत्री हो, आनंदीबेन हो या नरेंद्र भाई हो, सबने काम किया है। और आपने अध्यक्ष पद के तौर पर काफ़ी लंबा समय गुजारा, लेकिन आपको लगता नहीं कि 151 सीट का आंकड़ा कुछ ज़्यादा दूर ऐसा लग रहा है? नहीं, यूपी में भी बोल रहे थे कि भाई आंकड़ा बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी 150 प्लस जीतेगी। आपने पाटीदारों का विरोध पे क्या एजेंडा, मतलब आपने क्या जो पाटीदार सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस नकारात्मक कर रही है। शुक्रिया। तो ये जीतू भाई का कहना है कि वो सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और यही कारण है कि वो 151 सीट का उन्होंने अपना लक्ष्य रखा है। अब मतपेटियां खुलने पर पता चलेगा कि ये लक्ष्य उनके लिए कितना आसान था या फिर कितने इसमें मुश्किल रास्ते थे। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रों के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, भावनगर। पहले चरण का मतदान हो रहा है गुजरात में। सौराष्ट्र कच्छ के साथ साथ दक्षिण गुजरात में हो रही है वोटिंग। 19 जिलों की 89 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है चर्चा के लिए। एनके सिंह साहब, आपसे थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि गुजरात से बाहर के राज्यों में कांग्रेस जो रुख अपनाती है और अपनी एक सेक्युलर इमेज को कायम करने की कोशिश करती है, गुजरात में आकर सब कुछ बदलना पड़ता है आपको गुजरात का चुनाव जीतने के लिए। राहुल गांधी मंदिर जाते देखे, इतने मंदिरों में उन्होंने शायद किसी चुनाव में नहीं मत्था टेका होगा जितना गुजरात के चुनाव में टेका है। और जब बीजेपी से पूछो तो उन्हें थोड़ा सा डर भी लगता है, वो कहते हैं डुप्लीकेट हिंदुत्व है ये। नहीं, देखिए इतिहास करवट ले रहा है और ये नेमेसिस है। जो सेकुलरिज्म का एक अजीब डेफिनेशन नेहरू यूरोपियन मॉडल लेके आए, जो कि डाउनराइट फॉल्टी था, क्योंकि वहाँ का सेकुलरिज्म स्टेट वर्सेस चर्च के बीच में था, वो नेहरू गलती से ले आए। आज उसको राहुल गांधी बदल रहे हैं और ये बदलना मजबूरी है। पूरे पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स का डिस्कोर्स चेंज होने जा रहा है इस गुजरात मॉडल से। आने वाले दिनों में आपको हर पार्टी को, जो सेकुलरिज्म का जो छद्म परिभाषा है जो यूरोपियन नॉर्म से आप लाए हैं, वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक मैसिव हिंदू कंसोलिडेशन टर्निंग टुवर्ड्स एग्रेसिव हिंदुत्व ये एक बन रहा है। और तासीरन हिंदू चूंकि लिबरल होता है तो वो इसको लाइक भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो साथ में है। बड़े खूबसूरती से कांग्रेस ने इसको पकड़ लिया है। तो जो नेहरू का सेकुलरिज्म था वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और कांग्रेस शायद इसको आने वाले दिनों में अपना बेसिक फिलॉसफी बनाने जा रही है ताकि वो लिबरल रहे। ऐसे में दिग्विजय सिंह टाइप के लोग कांग्रेस से बाहर होंगे, मणिशंकर अय्यर भी बाहर होंगे, क्योंकि ये लोग अब इस नए फॉर्मेट में नहीं चल पाएंगे। और कांग्रेस के लिए अगर वो जीत जाती है तो ये मेरे ख्याल से कांग्रेस का एक बड़ा चेंज पॉलिसी में होगा। जी चलिए, तो ये फायदा जो है, जो पूरी की पूरी रणनीति कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी बदली है, एक सॉफ्ट हिंदुत्व अप्रोच की, वो 2019 के लिए भी फायदे का सौदा हो सकती है। लेकिन इस बीच जो हमारे पास ग्राउंड जीरो से खबर आ रही है वो ये कि अच्छा वोटर टर्नआउट जो है शुरुआती दौर में मिल रहा है और अगर इसी तरह से वोटिंग आगे भी चलती रहती है तो एक अच्छा वोटर टर्नआउट जो है पिछले सालों के रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। राहुल जी, हैवी वोटर टर्नआउट, इसका इंटरप्रिटेशन आमतौर पे बदलाव से किया जाता है, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन कई बार फेल भी हुआ है। लेकिन गुजरात के संदर्भ में कुछ आकलन करना चाहेंगे इसका? गुजरात में हमेशा से बहुत अच्छी वोटिंग होती है। पिछली बार मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि लगभग 70-71% वोटिंग उन इलाकों में हुई थी जहाँ आज वोट पड़ रहे हैं। तो देश के आप आंकड़ों को देखेंगे तो 70% बहुत भारी मतदान है। और इस बार जितना मैं समझता हूँ कि जितना इंटेंस, जितना उत्कट दोनों चुनाव प्रचार हुआ है, जितनी ज़्यादा झोंकी है ताकत दोनों प्रदेश दलों ने अपने आप को, नरेंद्र मोदी ने खुद जितना समय बिताया है, जितना लगाया है, सारे की सारी मतलब पूरी बीजेपी की सरकार एक तरह से वहाँ है, देश भर से कार्यकर्ता वहाँ गए हैं, कांग्रेस ने भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, कार्यकर्ताओं को जुटाया है। तो उसको देखते हुए लोगों को बाहर निकाल के लाना ही आखिर ये सारी कसरत की उसका ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में लोग बाहर आए और ऐसा ही ग्राउंड जीरो पर इस वक्त नजर भी आ रहा है। गुजरात बीजेपी के लिए हमेशा गढ़ रहा है, लेकिन इस बार बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। पहले फेज के मतदान की हर तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।